लोकसभा में क्या परिस्थिति होने वाली है? हमारा आइडियोलॉजी भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना है। यह छोड़े और शांति के रास्ते पे आए रूप से हम यहाँ मजबूत दल बनकर के उभर के आए। हाईवेज बन रहे हैं। आप सबका स्वागत है अमर उजाला .com में और अमर उजाला में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी हैं और उसका प्रचार लगातार जोर शोर से शुरू हो चुका है। और उसी तरह से पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य है मिजोरम, जहां पर इस बार चुनाव को अलग तरीके से देखा जा रहा है, अलग नजरिए से देखा जा रहा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिजोरम भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पृथ्वी और विज्ञान कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू जी से। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला .com में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सर, जैसा कि पूरे देश में चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और इस बार जो है मिजोरम को अलग ढंग से देखा जा रहा है। हर बार की तरह इस बार मिजोरम नहीं है, मिजोरम में कुछ अलग होने जा रहा है। आप पिछले कई दिनों से मिजोरम में हैं और मिजोरम भाजपा के प्रभारी भी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, मिजोरम का चुनाव अपने आप में बहुत अनोखा है और देश के अन्य भागों में जैसे चुनाव होता है उससे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। चुनाव का दृष्टि से देखा जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिजोरम का चुनाव सबसे साफ सुथरा चुनाव है। यहाँ धन का उपयोग कम होता है। यहाँ चुनाव आयोग के अलावा यहाँ के स्थानीय जो सिविल सोसाइटी है उनका बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ कैंडिडेट कहाँ भाषण मारता है और किस तरीके से यहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भाषण, पार्टी का कैंडिडेट्स कैसे क्या बोलना है, सारा रेगुलेटेड होता है। और चुनाव का डेट अनाउंस होने के बाद यहाँ घर घर जा कर के प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव का बहुत ही अलग तरीके से अनोखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिजोरम प्रदेश छोटा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। आप खुद अर्जुन निराला जी, आप बहुत खुद नॉर्थ ईस्ट आते हैं तो जानते हैं ये बहुत ही अलग प्रदेश भी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुत मजबूत से हम जमीन पर उतरे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा सीट लेकर के इस बार असेंबली में हमारा एंट्री होगा। सर, जैसा कि क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ी जो दिक्कत है या जो सबसे बड़ा जो समस्या की जो सामना करना पड़ रहा है वो है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग भाजपा की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी को लेकर के ज्यादा आक्रामक है। आप लोग बीजेपी या भाजपा जो है वो किस तरह से इसकी रक्षा कर रही है और अपने समर्थन में लोगों को किस तरह से अपनी बात समझाने में कामयाब हो रही है? सर, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को लेकर के बहुत ही फख्र महसूस करता है और बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी से ही भारत बहुत ही महान ताकतवर राष्ट्र बनेगा और मिजोरम पूरा पूर्वोत्तर भारत भी बहुत ही विकसित रूप से उभर के आएंगे। क्योंकि कांग्रेस का पॉलिसी और बाकी दलों का पॉलिसी हमने देख चुका है। मिजोरम में शुरू से कांग्रेस पार्टी और यहाँ के जो रीजनल पार्टी हैं इनके जो सरकारें हैं लगातार चलते आए हैं। तो मिजोरम बहुत अच्छा से कोई यहाँ विकास नहीं कर पाया है। इसलिए पिछले 9.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रही है केंद्र में, उनके हिसाब से बहुत मदद हमने दिए हैं लेकिन उस हिसाब से यहाँ विकसित नहीं हो पाया है। तो हम अपना आइडियोलॉजी के लेकर के हम कह रहे हैं कि हमारा आइडियोलॉजी क्या है? हमारा आइडियोलॉजी जन सेवा है। हमारा आइडियोलॉजी यहाँ का जन भागीदारी का जो अवसर है उसको मजबूत करना है। हमारा आइडियोलॉजी भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना है। हमारा आइडियोलॉजी हर एक धर्म को और हर एक जाति को अपने हिसाब से जीने का अधिकार देने का प्रबंध करना, ये सब हमारा आइडियोलॉजी है।
आदिवासी हो या हमारे जो बाकी जितने जाति हैं, यहाँ तो आदिवासी ही ज्यादा है, फिर भी जी जो भी बाकी लोग कुछ भी होंगे, सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। तो यही हमारा आइडियोलॉजी है और इसी बात को लेकर के हम जा रहे हैं। सर, इसमें इस चुनाव में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मणिपुर की हिंसा है, क्योंकि मिजोरम का जो बहुत सा हिस्सा जो है वो मणिपुर के साथ लगता है, और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर ये इस बात को जोर शोर से उठा रही हैं कि बीजेपी जो है उसने जो है मणिपुर के अंदर इस तरह की घटना की। आपकी नजर में आप किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मणिपुर की घटना और मिजोरम बिल्कुल अलग अलग है, आप उसको कैसे कर रहे हैं? नहीं, मणिपुर का घटना देश के लिए चिंतित करने वाले घटना है। वहाँ मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में जो समस्या आई है, उसकी वजह से कई जाने गए हैं। तो ये तो देश को चिंता करना है। अगर कोई भी देश का नागरिक, चाहे वो भारतीय हो या कोई भी हो, अगर मणिपुर में शांति चाहता है तो वहाँ के दोनों समुदाय को अपील करना पड़ेगा कि आप हथियार छोड़ें और शांति के रास्ते पे आए, बातचीत करें, फिर से शांति बहाल करें। तो यही एक तरीका है। और मणिपुर का घटना को लेकर के अगर एक साइड को सपोर्ट कर, साइड के खिलाफ करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे और ब्लेम गेम करेंगे, तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि वो समस्या का हल नहीं चाहते हैं। इसलिए वो भारत सरकार का खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, वो कुकी और मैतेई का बीच का आपस का कुछ समस्याएं हैं, तो उसको हल करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रहा है, तो उसको सब साथ देना चाहिए। इसलिए मणिपुर का घटना को लेकर के अगर राजनीति करता है तो इससे बड़ा अफसोस की बात हो नहीं सकती है। इसलिए हम मानते हैं कि मणिपुर का जो घटना है उसका समाधान करना सबका एक दायित्व बनता है, भारत सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो मिजोरम का चुनाव है वो अलग है, अलग प्रदेश है, अलग यहाँ का समस्याएं है, और मणिपुर का इशू को सेंटिमेंटली यहाँ लोग उसको बहुत करीबी से महसूस करते हैं, लेकिन उसको राजनीति का रूप देना ये गलत बात है। मेरा ये कहना है सर कि जैसे एमएनएफ के जो प्रमुख है या मुख्यमंत्री जोराथांगा जी हैं, वो हमेशा इस बात को लेकर के कहते हैं कि हमारा जो है केंद्र में एनडीए को समर्थन है, लेकिन वो कुछ इश्यूज को लेकर के है। तो क्या उनके पास मुद्दे नहीं है क्या? नहीं, मुद्दे तो है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये ज्यादा मुद्दा उठाया तो जोरामथंगा साहब ने सोचा होगा कि उसका यहाँ इलेक्टोरली नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने फिर से कुछ बयानबाजी किया है। तो एक लोकल यहाँ का मिजो वोट प्राप्त करने के लिए अगर कोई इशू उठाते हैं तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार जो काम करते हैं, मणिपुर हो या मिजोरम, जो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए सरकार जो काम कर सकता है कोई पार्टी तो कर नहीं सकते हैं। अगर मणिपुर का समस्याएं भविष्य में हल करके उन लोगों को फिर से मदद करना है, हमारा पार्टी का सरकार चल रही है तो हम ही इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए यहाँ कुछ मिजो वोट प्राप्त करने के लिए अगर इशू उठाते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। उसका कोई हमको चुपचाप बैठने का जरूरत नहीं है, जवाब हम जरूर देंगे। लेकिन ये सारा कांग्रेस ने किया है और मणिपुर में आग में तेल डालने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करते आए हैं, क्योंकि 60 साल में तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट को जला के रखा है कांग्रेस पार्टी ने। अब इसको मरम्मत करके आगे ले जाने का काम हम ही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए यहाँ मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ने इशू उठाया और यहाँ के एमएनएफ सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने भी इसको मुद्दा बनाने का कोशिश किया है, लेकिन लोगों को सब पता चल रहा है। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को, खासतौर से पूर्वोत्तर को जिस तरह से पिछले 9 सालों में जिस तरह से आर्थिक रूप से मदद की है, जिसमें चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, असम हो या त्रिपुरा हो, लगातार वहां पे जो अष्टलक्ष्मी बीजेपी ने कहा है उसको, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लगातार इस बात को उठाया है, और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि उन्होंने पूर्वोत्तर की यात्रा की है। लेकिन जो
मिजोरम की स्थिति है सर, आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने पैसे दिए, लेकिन सड़क की स्थिति देखिए वहां पर किस तरह से बदहाल है। शिक्षा को लेकर के देखिए किस तरह की स्थिति है। और जो वहां पे मिजोरम खुद ऐसी जगह है जहां पे मिजोरम की जो राजधानी आइजोल है, वहां पर कई कई इलाकों में एक हफ्ते बाद पानी मिलता है। ये जो समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत समस्याएं हैं सर, तो क्या सेंटर का जो पैसा है वो राज्य सरकार उपयोग नहीं कर पाई, या उसमें क्या है सर इसका? मुझे लगता है कि यहाँ मिजोरम के जो एमएनएफ सरकार है वो पूरी तरह से भारत सरकार का जो स्कीम्स है वो लागू करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन बहुत सा ऐसा स्कीम्स है जो लोगों को मिल रहा है। अब जैसे जन धन खाते में पैसा डालना है, किसान जी सम्मान योजना में जी किसानों को मदद करने का जो व्यवस्था है, टॉयलेट्स जी बनाने का है, घर में जी पानी पहुंचाने का, गांव में लोगों का घर बनाने का, जी और कई स्किल्स का काम चल रहे हैं। तो बहुत सारा जी भारत सरकार का स्कीम अच्छा से चल रहा है। यहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं, जी रेलवे लाइन बन रहे हैं, और जी मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो व्यवस्था है उसका यहाँ काम चल रहा है। कई जी ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार होती तो जी मुझे लगता है कि और तेजी से काम चलना था। इसलिए हमने जी जनता को यहाँ में काम के बारे में बताया, और हमने अपना कमिटमेंट दिया है इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर जी भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा तो कई चीजें जी हैं जो हमको यहाँ करना है, उसका हमने प्रॉमिस किया है। और जी बताया है कि पिछले 9.5 सालों में जितने जी काम, जितने पैसे मोदी जी के जी सरकार ने दिए हैं, पिछले जी 60 साल में किसी सरकार ने नहीं दिए हैं। ये भी हम जी लोगों को बिल्कुल बता रहे हैं। तो जी लोगों में ये बात का जानकारी हो रहे हैं। जी। मेरा सर, आपने जैसे कहा कि अगर आपके जो मैनिफेस्टो है, जो आपके कमिटमेंट हैं, उस हिसाब से अगर देखें, आपने ये भी कहा है कि जैसे कल नितिन गडकरी जी भी वहां पर थे, माननीय राजनाथ जी भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है भाजपा की, तो वहां पे एसआईटी का गठन किया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जो भी हुआ है भ्रष्टाचार वहां पे, उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बीच आपने केवल 23 प्रत्याशी उतारे हैं। क्या ये संभव है कि 23 प्रत्याशियों के बीच में सरकार बनने और फिर एसआईटी का गठन करने में कुछ मुश्किलात नहीं नजर आती सर? मुश्किल तो है, हर चुनाव मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते हैं। हमारा यहाँ ये पहली बार मजबूत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमने कमिटमेंट दे करके लड़े हैं। हर राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है तो सरकार बनाने के लिए लड़ता है। अफसोस जी की बात यह है कि हमने पूरे 40 सीट हैं यहाँ, टोटल 40 सीट में जी 40। हम पूरा सीट नहीं लड़ पा रहे। वो कारण है क्योंकि जो ईसाई बहुल इलाकों में जी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ने जो एक प्रोपोगंडा चलाया है, उसके वजह से जी ईसाई लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई थे, तो वो बीजेपी से जुड़ने नहीं चाहते थे। लेकिन वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। अब सर, मोदी आपको जी के मैं रोकना नेतृत्व में चाहूंगा सब जानते हैं। सर। नागालैंड में देखिए कि नागालैंड में जिस तरह से आप लोगों ने इस विधानसभा में जो करके दिखाया है, तो आप नागालैंड और मिजोरम में जो ईसाई हैं, क्योंकि नागालैंड भी ईसाई प्रमुख राज्य है, और उसी तरह से अगर देखें तो मणिपुर भी बहुत हिस्सा ईसाई लोग हैं, तो क्या दिक्कत है सर आप लोगों ने यहाँ पर 23 सीटें दी? न, दिक्कतें हैं। इसलिए जो हम नागालैंड में जैसे हम जीतते आ रहे हैं, मणिपुर में जैसे जीते हैं, और पूर्वोत्तर में पूरे नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, उसमें से सिर्फ मिजोरम में ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है। नहीं है बाकी जी में यह हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार में है, या हम जी। कोalition पार्टनर है। तो अब जी मिजोरम का टर्न है, इस बार हम सरकार में आएंगे। इसमें जैसे अभी आपके उसमें आए हैं सेलो साहब, उन्होंने कहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं या जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी के बिना किसी का सरकार बनना बहुत मुश्किल है। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहा। इस बार हम खुद यहाँ इतने दिनों से लगे हुए हैं, और हमारे भारत सरकार का जो नीति और काम दोनों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसमें तो हम ज्यादा सीट तो जीत के आएंगे इस बार। आज से पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार में नहीं रही है,
लेकिन इस बार हम आएंगे क्योंकि हम अच्छा संख्या में सीट जीत के आने वाले हैं, तो इसलिए हमारा उम्मीद अच्छा है इस बार इस चुनाव में अच्छा नतीजा आएंगे। सर आपको क्या लगता है कि जो अगर चुनाव के बाद, क्योंकि जेडएमपी हो, जेडपीएम हो, या जो क्षेत्रीय दलों के साथ अगर आपको जाना पड़े, तो क्या आप लोग जाएंगे? देखिए, चुनाव जब लड़ते हैं ना तो अपना बल बूते हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव के बाद जो होगा वो तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो जब हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो हम किसी का सहारा लेने का इस वक्त हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना आगे कोई भी सरकार चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में हम ये सीट लेकर के आने वाले हैं। सर जो अंतिम एक ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो 23 सीटें आप लेकर के मैदान में उतरे, अगर ये इससे 30 या 32 सीटें अगर आप चुनाव लड़ते, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मिजोरम की स्थिति भाजपा के लिए कैसी होती? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा खोल चुके हैं मिजोरम के जो अच्छे अच्छे यहाँ के जो स्थानीय नेता है, वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। और मैं तो अभी चुनाव प्रभारी 15 दिन पहले मुझे बनाया गया है, तो उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया है। तो हमने जितना कैंडिडेट डालना चाहिए था नहीं डाल पाया, क्योंकि हमारे पास उतना समय पर्याप्त नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद मुख्य रूप से हम यहाँ मजबूत दल बनकर के उभर के आएंगे, और आगे का राजनीति मिजोरम के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा रास्ता खुला है। सर क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है लोकसभा चुनाव होने हैं, और पूर्वोत्तर को लेकर के मणिपुर की खासतौर से घटना का अगर हम जिक्र करें, और मिजोरम, आप क्या देखते हैं कि लोकसभा में क्या परिस्थिति होने वाली है, क्या स्थिति होने वाली भाजपा के लिए? सर लोकसभा में हम कुछ सीटें एनडीए पार्टनर लड़ेंगे और कुछ सीटें हम लड़ेंगे, वो तो पहले से व्यवस्था बनाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में हम जो एनडीए के गठबंधन है, कई सीटें हम एनडीए पार्टनर्स को समर्थन करेंगे और कई अधिक सीटों में हम खुद लड़ेंगे। ये व्यवस्था बनाया हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार मजबूती से चल रहा है और आगे और ज्यादा मजबूती से चलने वाले हैं। इसलिए हमारा कोई किसी पार्टी के साथ हमारा अनटचेबल ऐसा नहीं है, लेकिन हम एनडीए गठबंधन को साथ में लेकर के ही हम आगे चलेंगे। सर एक मिजोरम के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो बृहत्तर मिजोरम की कल्पना की बात कर रही है इस चुनाव में। आप इसे कैसे देखते हैं, राजनीतिक और बाउंड्री इलाके को लेकर के किस तरह से देखते हैं सर इसको? यहाँ बाउंड्री हो या सिक्योरिटी, सारा चीजों में समाधान करने का जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है, ये सबको मालूम है। हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि असम के साथ बाउंड्री का इशू है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का पहल से ही ठीक होगा। बांग्लादेश जो बॉर्डर में सिक्योरिटी हो या म्यांमार बॉर्डर में सिक्योरिटी का कोई इशू है, ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में ही हल होगा, कोई और तो होगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट में पूरा बीजेपी सरकार है, ये मिजोरम को छोड़ के, और केंद्र में हमारे सरकार चल रहे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बिना कोई भी समस्या का हल करना मुश्किल होगा। कांग्रेस तो अब नॉर्थ ईस्ट में खत्म हो चुके हैं, और कांग्रेस का जो नकारात्मक रवैया रही है उसके वजह से वो खत्म हो चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस खत्म हो चुके हैं, बाकी देशों के बाकी जो अलग अलग कुछ प्रदेशों में अभी भी है कांग्रेस, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रभाव नहीं होगा। अब पूरा देश में मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे का जो रास्ता भी तय करने वाले हैं। 1947 से 2047 का जो जर्नी है उसके बारे में मोदी जी ने बता दिया कि 75 साल पूरा हो चुके हैं
अगले 25 जी साल बीजेपी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के? अब नॉर्थ ईस्ट को विकसित करने के लिए मोदी जी के विजन के साथ ही हमको आगे चलना है। इसलिए अब कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है, अब बीजेपी का दिन चल चुका है। इसलिए देश मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के देख रेख में ही देश सुरक्षित रहेगा और महान राष्ट्र बनेगा। और ये बात मिजोरम में भी लोगों को समझ में आ रहे हैं। इसलिए मिजोरम में इस बार बीजेपी की एंट्री ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो सर कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के आप मिजोरम के लोगों को बोलना चाहते हैं ताकि वो उनकी जो सोच है या जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उससे उभर कर वो बीजेपी को वोट दे? मिजोरम का जो यहाँ का पहचान है, चाहे उनका रिलीजियस बिलीफ हो, चाहे उसका कल्चरल आइडेंटिटी हो, यहाँ के ट्रेडिशंस, कस्टम्स, यहाँ के भाषा, इस सारा चीजों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ही दे पाएगा, ये हमने बता चुके हैं। और संविधान में जो भी प्रावधान है मिजोरम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, आदिवासियों के लिए, हमारे जो ट्राइबल्स के लिए, वो सारा प्रोविजंस को मजबूती से संरक्षण करेंगे, ये हमने कह चुका है। और यहाँ बाकी कोई मुद्दा आगे नहीं होगा। प्रोपोगंडा कुछ समय के लिए चलता है, कांग्रेस का झूठ सबके सामने में पोल खोल चुका है। अब मिजोरम में भी कांग्रेस का खेल खत्म हो चुके हैं। सर अंतिम सवाल ये कि जो मिजोरम इस बार भाजपा मतलब कि ये मील का पत्थर साबित होगा पूर्वोत्तर के लिए, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, ये मैंने जैसे कहा कि मिजोरम के राजनीतिक इतिहास में ये बहुत ही अलग चुनाव होने वाले हैं और एक नया पहल इस चुनाव के बाद शुरू होने वाला है, जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्य स्तंभ के रूप में उभर के आने वाले हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमर उजाला के लिए इतना समय निकाला। हम ये प्रार्थना करते हैं कि भाई आप लोग जो जिस मेहनत से लगे हैं सर, और जो आप लोगों की इच्छा है या जो आप लोग लगे हैं जिस तरह से, वो आपके सपने पूरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।